Hello students, class 9th. Today I am teaching the French Revolution, the chapter first in history. आज से हम आपको हिस्ट्री बता रहे हैं। तो जो हिस्ट्री में फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कहानी है कि 14 जुलाई 1789 की सुबह, ये वो डेट है जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था। लोग सड़कों पे आ गए। तो सिटी ऑफ पेरिस जो पेरिस के जो शहर थे, उस समय इन द स्टेट ऑफ अलार्म, एक चेतावनी सी मिली। किंग ने कमांड दिया था आर्मी को कि वो सिटी में चले जाएं, और र्यूमर हर जगह पर ये अफवाह फैल गई कि ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन। और सब तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया था, और ये सुनने को मिला नागरिकों को कि राजा जल्दी ही अपनी आर्मी को ये आदेश देगा कि वो सिटीजन्स पर गोलियां चला दे। सम 7,000 मैन एंड वुमेन गैदर्ड। तो इसी अफवाह के चलते करीब 7,000 मैन और वुमेन टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हुई एंड डिसाइडेड टू फॉर्म ए पीपल मिलिटिया। और लोगों में एक जन आक्रोश भी था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक पीपल मिलिटिया बनाएंगे, आर्मी की फौज टाइप की, और टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हो गए। दे ब्रोक इनटू ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग इन सर्च ऑफ आर्म्स। उन्होंने कई सारे सरकारी भवन नष्ट कर दिए इन द सर्च ऑफ आर्म्स, उन हथियारों की तलाश में, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। फाइनली ए ग्रुप ऑफ सेवरल 100 पीपल। अंत में क्या हुआ, जो कई सारे हजारों लोग थे वो ईस्टर्न पार्ट की और सिटी में बढ़ना स्टार्ट कर दिया। उन लोगों ने जब वो हर तरफ सरकारी आवास में ढूंढने लगे आर्म्स, उन्हें कुछ नहीं मिला। धीरे धीरे वो ईस्टर्न भाग की और शहर में उड़ने लग गए और स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन। और एक किला था जहाँ पर कैदी थे, बेस्टिली, उसके किले का नाम बेस्टिली था, वेर दे होव्ड। और उन्हें ये आशा की कि शायद फाइन हॉर्डेड एमिनेशन, उन्हें वहाँ हथियार मिल जाएंगे। इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ बेस्टिली। और इसी तरह जो कमांडर था बेस्टिली का, जो किला था बेस्टिली, उसमें कमांडर था सेनापति, उसको मार दिया लोगों ने, और कई सारे जो कैदी थे उनको आज़ाद कर दिया। यानी कि बेस्टिली किले में बहुत सारे कैदी भी थे। जैसी भीड़ का जो रुख था, उतनी भारी संख्या में जो भीड़ थी, बेस्टिली किले को घेर लिया और बेस्टिली किले के सेनापति को मार दिया, और वहाँ के सारे कैदी जो थे उनको रिहा कर दिया। दो हम जानते हैं, दो देयर वर ओनली 7 ऑफ देम, उनमें से केवल 7 ही थे। येट द बेस्टिली वॉज हेटेड बाई ऑल। हालांकि बेस्टिली को सभी लोगों की द्वारा नफरत सहनी पड़ी, बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिपोटिक पावर ऑफ किंग, क्योंकि ये राजा की एक असीमित शक्ति को दर्शाता था। द फोर्ट्रेस, और जो किला था वह डिमोलाइज एंड इट स्ट्रॉन्ग फ्रेगमेंट वर सोल्ड। और इसके जो स्ट्रॉन्ग फ्रेगमेंट्स थे, यानी जो पत्थर हम कह सकते हैं, उसको बाजार में बेच दिया। किले को तो तोड़ दिया लोगों ने। एंड ऑल दो हू विश टू कीप ए सोवेनियर ऑफ ए डिस्ट्रक्शन, और एक डिस्ट्रक्शन हो गया था वहाँ पे। दैट दे फॉलोड दैट द डे, उस दिन फॉलोड सो मोर राइटिंग, जो फॉलोड थे उन्होंने बहुत ज़्यादा दंगे देखे, राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड कंट्री साइड, और शहर के बाहर भी, गांव में भी दंगे भड़क गए थे। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग, उसमें से ज़्यादातर जो लोग थे वो प्रोटेस्टिंग यानी विरोध कर रहे थे अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। अब कुछ ऐसा हुआ था कि फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी टोटली बढ़ चुकी थी, और जो क्रॉप्स थी वो कई जगह पर फेलियर हो चुकी थी। क्रॉप्स के फेलियर होने से, प्राइस बढ़ने से बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। मच लेटर, कुछ समय बाद, व्हेन हिस्टोरियंस लुक्ड, जो इतिहासकार है वो देखते हैं, बैक अपॉन दिस टाइम दे सॉ एज इन द बिगिनिंग ऑफ चेन, वो इसको बिगिनिंग मानते हैं चेन की तरह। अल्टीमेटली लेड टू द एक्सक्यूजन ऑफ किंग इन फ्रांस, एंड मोस्ट पीपल एट दैट टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम। हाउ एंड वाई दिस हैपेंड, ऐसा क्यों हुआ होगा वहाँ पर, इतना जो विद्रोह हुआ,
जो फ्रांस का राजा था, कौन था? जी हाँ, किंग लुइस 16 जो था। दो मोस्ट पीपल एट दैट टाइम, बहुत सारे लोगों ने उस समय क्या कहा, एंटिसिपेट किया इस परिणामों को, जो ये परिणाम थे, जो वहाँ जितने परिणाम आए कि लोग इतने एग्रेसिव हो गए, वायलेंट हो गए, सड़कों पर आ गए, जगह जगह हथियार ढूंढने लगे, बेस्टली किले पर तक आक्रमण कर दिया, वहाँ के सारे कैदियों को रिहा कर दिया, सेनापति को मार डाला, हर जगह पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा था। फ्रेंच सोसाइटी की अगर हम बात करें, जो फ्रेंच समाज था 18वीं शताब्दी में, अगर हम फ्रेंच सोसाइटी को देखें, वहाँ का जो समाज था वो किस तरह से बटा हुआ था। 1774 की बात है। लुइस 16 जो बुरबॉन परिवार से वंशज, किस वंशज से रिलेटेड था? बुरबॉन फैमिली से था। एसेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस, यानी फ्रांस की गद्दी में बैठा। 1774 की वो ईयर्स में, उस ईयर जब फ्रांस का राजा गद्दी पर बैठा लुइस 16, उस समय वो केवल 20 ईयर्स का ही था और उसने ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मारियो एंटोनियोटी से शादी कर दी। 20 साल की एज में उसने शादी कर दी थी। अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड, लेकिन जैसे ही वो राजा बना, उसने शादी की, उसने ये पाया कि जो उसका खजाना था वो पूरा खाली था। ही फाउंड एम्प्टी ट्रेजरी। अब ऐसा कारण क्या रहा होगा कि उसने नई नई शादी की और कहाँ तो वो घूमता फिरता, उसने ये देखा कि उसका खजाना तो पूरा खाली था। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर, अब कारण क्या था उसका खजाना खाली होने का? क्योंकि लंबे समय तक जो युद्ध चल रहे थे, फ्रांस ने युद्ध लड़ा था, वॉर हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो वहाँ वित्तीय संसाधन थे, धन संबंधी, या कहीं से टैक्स नहीं आ पा रहा था, जो सोर्सेज थे इनकम के, वो सब खाली हो चुके थे और पूरा फ्रांस का जो राजा का खजाना था वो खाली था। एडेड टू द वॉर द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग, इसके अलावा एक तो युद्ध में भाग लिया था फ्रांस ने, उसमें जो हथियार खरीदे थे उसने एज ए लोन में खरीदे थे और बहुत सारा खर्चा हुआ लड़ने में, भाई दूसरे देश से लड़ाई करने में बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ। एडेड टू दिस वॉर द कॉस्ट ऑफ मैन, इसके अलावा जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग थे, एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट, वर्सेलीज में उसका एक बड़ा सा महल था, बहुत सुंदर महल था। इसके रख रखाव में, इसके मेंटेनेंस में भी राजा को बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता था। अंडर लुइस 16, अगर हम लुइस 16 के अंडर की बात करें, फ्रांस हेल्प्ड द 13, फ्रांस ने किसकी मदद की थी? तीसरा कारण क्या था? दूसरा कारण तो वर्सेलीज किले की मेंटेनेंस करने में पैसा खर्चा होता था। तीसरा, जो अमेरिका की 13 कॉलोनियाँ थी फ्रांस में, टू गेन देयर इंडिपेंडेंस, ब्रिटेन से अलग होने में अमेरिका की मदद की, और इसमें शायद युद्ध भी किया होगा उसने, तो उसमें उसको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ा। द वॉर एडेड मोर देन 1 मिलियन लिवरीज, लिवरीज टैक्स को बोलते हैं, वहाँ पर वहाँ की एक मुद्रा थी शायद 1 बिलियन लिवरीज, एक कर्ज के रूप में फ्रांस को देना पड़ता था। राइजन टू मोर देन 2 बिलियन लिवरीज, 1 बिलियन से बढ़कर वो 2 बिलियन लिवरीज हो गया, उनको जो चुकाना था, डेब्ट, कर्ज चुकाना था। लेंडर्स, और वो लेंडर्स जिन्होंने फ्रांस को लोन दिया था, स्टेट क्रेडिट, उधार के रूप में दिया था, नाउ बिगिन टू चार्ज, अब वो 10% इंटरेस्ट चार्ज करने पड़े उस लोन का। युद्ध के लिए फ्रांस को जिन देशों ने लोन दिया था, वो देश 10% इंटरेस्ट चार्ज करने लगे। अब बात करते हैं कि जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी, ओबलाइज्ड टू स्पेंड इंक्रीजिंग परसेंटेज, जो उसका बढ़ता हुआ परसेंटेज का बजट था, और इंटरेस्ट पेमेंट ही इतना ज़्यादा था कि फ्रांस की गवर्नमेंट, वो जो राजा था, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा था अकेले। टू मीट दिस रेगुलर एक्सपेंस, तो इन रोज़मर्रा के एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग, क्योंकि उसके बाद ऑलरेडी आर्मी थी, अब आर्मी को मेंटेन करना है, उसको खर्चे करने हैं,
और कोर्ट जो था, जो उसका न्याय या न्यायालय चलता था, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस जो थे, सरकारी जितने भवन थे, और यूनिवर्सिटियाँ थी, स्टेट और होस्ट, इन सब सेक्टर्स में टैक्स बढ़ा दिए गए राजा के द्वारा। येट इवन द मीजर वुड नॉट हैव सफिशिएंट, लेकिन इसके बावजूद भी सभी मीजर जो साधन थे वो सफिशिएंट नहीं थे। फ्रेंच सोसाइटी जो 18वीं शताब्दी में बटी हुई थी, बेसिकली हम कह सकते हैं फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो 3 भागों में बटी हुई थी वहाँ पर उस टाइम पर 18वीं शताब्दी में। ओनली मेंबर और केवल जो थर्ड मेंबर थे, यानी जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे, उनको ही इस राज्य में टैक्स अदा करना पड़ता था। अब थर्ड स्टेट में जो लोग आते थे वो थे लॉयर थे, मर्चेंट थे, मनी लेंडर्स थे, लेबर थे, बिजनेसमैन थे, और थर्ड क्लास के लोगों को, थर्ड स्टेट के लोगों को ज़्यादा प्रिविलेजेस, ज़्यादा राइट्स अलाउड नहीं थे, यानी कि उनको हर हाल में टैक्स देना पड़ता था, जबकि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों को ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ता था, उनको कुछ प्रिविलेजेस मिले हुए थे। सोसाइटी ऑफ स्टेटबल, और इस स्टेट की जो सोसाइटी थी वो एक फ्यूडल सिस्टम का हिस्सा मानी जाती थी। दैट डेटेड बैक द मिडिल एजेस। द टर्म जो ओल्ड रिजाइम था, पुराना राजतंत्र, इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी। 1789 से पहले इस सोसाइटी को इंस्टीट्यूशन में कुछ डिस्क्राइब किया गया। हम देख सकते हैं हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेटबल, किस तरह से जो स्टेट का सिस्टम था वो ऑर्गेनाइज किया गया था। पीजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ पॉपुलेशन, लगभग पूरी पॉपुलेशन का, फ्रांस की पूरी पॉपुलेशन का 90% लोग वहाँ किसान हुआ करते थे। ओनली 10% ही उनके जो लॉयर थे या बिजनेसमैन थे, मर्चेंट थे, और 90% लोग जब किसान थे और वो थर्ड स्टेट में आते थे तो उनको टैक्स अदा करना पड़ता था, या और अलग तरह के रूल्स उनके लिए लागू थे। हाउएवर ओनली स्मॉल नंबर ऑफ देम, हालांकि इसमें से बहुत कम लोग जो थे, स्मॉल नंबर, जिनके पास अपनी खुद की जमीन थी जिसमें वो खेतीबाड़ी कर पाते थे। अबाउट 60%, और जो 60% लोग थे जिनका जमीन पर अपना हक था वो नोबल्स लोग थे, या तो जो चर्च में जो क्लर्गी थे उनके पास हक थे जमीन के। एंड अदर रिच मेंबर, और या तो अन्य जो रिच मेंबर थे, धनी लोग, मर्चेंट, लैंडलॉर्ड, थर्ड स्टेट के, वो लोग हुआ करते थे। या तो क्लर्गी मैन थे, या तो नोबेलिटी, नोबेल्स, या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे वो लोग थे, या तो धनी मर्चेंट थे। इन लोगों के पास जमीन के मालिकाना हक थे, उनकी जमीन थी खुद की, ये खेतीबाड़ी किया करते थे। द मेंबर ऑफ फर्स्ट 2 स्टेट, तो पहले 2 स्टेटों के जो मेंबर थे वो कौन थी? या तो फर्स्ट स्टेट में क्लर्गी थे, फर्स्ट स्टेट में आते थे, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था जमीन का, उनको फ्री जमीन अलॉट थी। और नोबेलिटीबल, और सेकंड स्टेट में किंग आता था, राजा आता था, और नोबिलिटी और राजा के अपने जो सगे संबंधी या कर एम्प्लॉइज थे वो आते थे। इंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस, उनको कुछ निश्चित प्रकार के या कुछ ज़्यादा अधिकार प्राप्त थे। बाय बर्थ, जन्म से ही उनको अधिकार प्राप्त थे कि उनको मालिकाना हक मिल जाता था ज़मीन का, और उनको टैक्स भी नहीं अदा करना पड़ता था। और ये जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग थे वो थर्ड स्टेट के लोगों को ऑर्डर भी देते थे और उनको मानना पड़ता था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस एग्जम्पशन जो था वो ये था कि उनको थर्ड स्टेट के लोगों को टैक्स हर हाल में देना पड़ता था अपने राज्य में। और नोबेल्स फर्दर एंजॉय, और जो नोबेल्स लोग थे, जो उच्च लोग थे, वो इंजॉय करते थे फ्यूडल प्रिविलेजेस, उनको कई प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। दीज इंक्लूडेड टू रेंडर सर्विसेज जो थी टू द लॉर्ड, द वर्कर इन दिस हाउस एंड फील्ड, वो बहुत सारे पीजेंट्स जो थे, किसान जो थे, उनको रेंडर सर्विस, सेवा देनी पड़ती थी, उन्हें मालिक की सेवा करनी पड़ती थी, या तो उनके घरों में, मैदानों में काम करना पड़ता था, या तो उनकी जो आर्मी रखी हुई थी उनकी सेवा करनी पड़ती थी। टू पार्टिसिपेट इन द बिल्डिंग रोड, जो बिल्डिंगों में जो रोड बनी है उनमें पार्टिसिपेट करना पड़ता था। जो चर्च था, अगर हम चर्च की बात करें, टू एक्सट्रैक्टेड, उसको भी ये शेयर करना पड़ता था टैक्स का, जिसको तेथीज बोला जाता था। यहाँ तक कि क्या फ्रांस में एक टैक्स लिया जाता था लोगों के द्वारा, थर्ड स्टेट के लोगों को देना पड़ता था,
और चर्च के जो क्लर्गीमैन थे, नोबिलिटी थी, वो ये चर्च लिया करते थे थर्ड स्टेट के लोगों से, जिसको तैथीज बोलते थे, जो किसानों से लिया जाता था। फाइनली ऑल द मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट, जो थर्ड स्टेट के सभी मेंबर थे, उनको ये टैक्स देना पड़ता था स्टेट में, इसको टैथी बोलते थे। और और इसी तरह के कई सारे इनडायरेक्ट टैक्स भी थे जो उन पर लगा दिए गए थे, जो उनके रोजमर्रा की जरूरतों पर लगते थे। कंजप्शन लाइक, जैसे कि वो नमक खाते थे, नमक पर भी टैक्स लगता था उनका, तंबाकू खाते थे। बर्डन ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी, और जो इस तरह की फाइनेंशियल एक्टिविटी थी उस पर जो उनका बोझ था, एक राज्य ने बोझ लगा दिया था। दो टैक्स वाज बोर्न बाय थर्ड स्टेट, वो केवल थर्ड स्टेट के लोगों के द्वारा वहन करना पड़ता था। यहाँ पर हम एक फोटोग्राफ देख रहे हैं जिसमें जो नोबल मैन दिखाई दे रहा है, राजा के सगे संबंधी जैसा, इज द स्पाइडर, वो एक मकड़ी के जैसा है, ऊपर मकड़ियाँ दिखाई गई हैं किस तरीके से। एंड पीजेंस, और ये पीजेंस है, एक फ्लाई है, मक्खी की तरह है, जो शायद टैक्स के रूप में कुछ लेकर आया है राजा के लिए। और इतनी भयानक दशा हो जाती थी इनकी, द मोर डेविल एज द मोर ही वांट्स, जैसे एक शैतान बहुत ज्यादा चाहता है। द पुअर फेलो ब्रिंग एवरीथिंग, और जो पुअर थे बेचारे वो हर कुछ लेके आते थे राजा के लिए। गिन अनाज लाते थे, फल फ्रूट लाते थे, मनी लाते थे, सलाद। द फैट लॉर्ड सिट्स देयर रेडी टू एक्सेप्ट, और जो फैट था, ये मोटा जो ये जमींदार है, वो तैयार हो जाता था, वहां पर बैठा रहता था। एंड ही डज नॉट इवन केयर टू ग्रेस हिम विथ ए लुक, ये एक ललचाई नजरों से। इतना सब देने के बाद भी यहाँ पर हमें अनाज की बोरी दिख रही है, दालें हो सकती हैं, और इसमें अशरफियाँ इसने रखी हैं। तो मिगरी बहुत ही कम था, कमिंग इन लेयर, इसमें देख सकते हैं हम कि किस तरीके से वो एक जीवन व्यतीत करता था। तो आई होप यू अंडरस्टूड। वी विल कंटिन्यू द रेस्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।